ओम शांति। सत्र शुरू करने से पहले इस संस्था के बारे में थोड़ा अवगत कराना चाहती हूँ। ये संस्था का पूरा नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। ये संस्था एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है और संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ ये संस्था सलाहकार के रूप में कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस संस्था को कई पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। ये संस्था नव समाज निर्मिति, व्यक्तिमत्व विकास, तनाव मुक्त, व्यसन मुक्त जीवन व अंधश्रद्धा निर्मूलन का कार्य करती है। एक दृष्टिकोण से देखो तो ये एक धार्मिक संस्था है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से इस संस्था को एजुकेशन के लेवल से भी देखा जाता है। भारत के अलावा 140 देशों में करीबन 4,500 तक इस संस्था की शाखाएं उपशाखाएं हैं। इस संस्था का हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में है और इस संस्था से संलग्न एक और सिस्टर कंसर्न संस्था है जिसे राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 18 अलग अलग वर्ग में सेवाएं हो रही है, जैसे मेडिकल विंग, जूरिस्ट विंग, यूथ विंग, महिला विंग, स्पोर्ट्स विंग, सिक्योरिटी विंग। हर क्षेत्र में ये नॉलेज और मेडिटेशन को अपने लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें, इसके बहुत सुंदर सेमिनार, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं। ये संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि कैसे नॉलेज और मेडिटेशन के द्वारा हम अपने जीवन को शांतमय, सुखमय बनाएं। 1987 में इस संस्था को शांति दूत का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1994 में भारत सरकार के द्वारा 1 रुपी स्टैंप का भारत सरकार ने विमोचन किया था इस संस्था के जो फाउंडर है उनके फोटोग्राफ का। 1996 में एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था जिसका नाम था ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर द बेटर वर्ल्ड, जिसमें वैल्यूज को कैसे हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, इसके लिए हम यूथ और बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस दिया था। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनते रहते हैं जिससे स्पिरिचुअलिटी को, मेडिटेशन को इजीली हम अपने लाइफ में लाए और हमारी लाइफ को इजी बनाए। अब हम आज के सत्र के बारे में, पहला सत्र है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओम शांति। इस 7 डेज राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज ये प्रथम सत्र शुरू करने से पहले हम चलिए अपने मन को थोड़ा शांत करें। खूबसूरत करो ख्यालों को यूं खूबसूरत करो, दिल खुदाई मोहब्बत से भर जाएगा। ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे, ख्वाबों को तुम खुशनुमा पाओगे। आसमां से जन्नत उतर आएगा। ओम शांति। हम देखते हैं कि वर्तमान समय जो कोविड-19 का समय चल रहा है, हम सभी लॉकडाउन में हैं। लॉकडाउन में होते हुए भी हम अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ बहुत स्लो डाउन हो गई है। बहुत सारा समय हमारे पास है, लीजर टाइम है, जो हम कुछ अलग बातों पर, कुछ अलग विचारों में अपने मन को ले जा सकते हैं। हम अपने जॉब्स में भी बिजी है, वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी पहले जैसी हमारी भाग दौड़ की जिंदगी नहीं रही है। अब
काफी सारा समय हमें मिला हुआ है जो हमें अपने आप के लिए देना है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कुछ समय पहले अपने वक्तव्य में कहा था कि दहलीज पार करने को मना किया है, पर अपने मन के भीतर जाने को मना नहीं किया है। ब्रह्मा कुमारी संस्था इस कार्य में बहुत मदद करती है। ये राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे, अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। आज हमारा प्रथम सत्र है, पहला लेसन सेल्फ रियलाइजेशन। हमने बहुत सारी बातें स्टडी की है, बहुत सारा प्लेंटी ऑफ नॉलेज हमें मिलता है। छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स पर आज रिसर्च हो रहा है। बहुत छोटी छोटी बारीक सी बातों पर आज साइंटिस्ट खोज में लगे हुए। कितनी सारी चीजें हैं जो दुनिया में दिखाई नहीं देती, कितनी सारी गैसेस है, हवाएं हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी भी बहुत अच्छी स्टडी बनी हुई है। आज हवाओं में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कितने सारे गैसेस है। हमें पहले ये भी नहीं पता था कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, लेकिन आज स्टडी बनी हुई, हम रियलाइज करते कि हाँ बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो कितनी सारी चीजें हैं दुनिया में जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी स्टडी बनी हुई है, बहुत अच्छी रिसर्चेस हो रही है और ये जरूरत की चीजें हैं। ऐसे ही कुछ बातें अपने आप में भी है, कुछ बातें ऐसी है जो दिखाई नहीं देती, जो भीतर है, लेकिन उसको समझना, उसको महसूस करना बहुत जरूरी है। आज का जो टॉपिक है सेल्फ रियलाइजेशन, उसमें हम यही स्टडी करेंगे कि हम कौन हैं, आज हमारा अस्तित्व क्या है, वास्तविकता हमारी क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। हम अपने भीतर की स्टडी करेंगे। कुछ समय पहले ऐसे 100 ऐसे रिसर्च हुए, ऐसी स्टडी हुई और स्टडीज को मिलाकर बहुत अच्छा सेल्फ के बारे में, अपने बारे में ऐसे बहुत अच्छी बातें पब्लिश हुई थी, जिसमें बहुत सारे लेखकों ने अपने सेल्फ के बारे में, इंट्रोस्पेक्शन करने के बारे में कहा था। लेकिन नॉलेज मिलना अलग बात होती है और उसको महसूस करना, उसको रियलाइज करना, इट इज समथिंग डिफरेंट, ये अलग सब्जेक्ट है। तो आज हम कुछ ऐसा नॉलेज लेंगे, कुछ ऐसी स्टडी करेंगे जिससे हम अपने आप को देखें, अपने आप को जानें। एक कंपनी के चीफ इंजीनियर को पूछा कि आप कौन हैं, आप अपने आप को एड्रेस कीजिए। तो कहने लगा मैं राजेश शर्मा हूँ। तो उनको कहा आपका नाम थोड़ी पूछा था। फिर और सोचने लगा, कहने लगे कि वो कहने लगा मैं चीफ इंजीनियर हूँ। तो उनको कहा आपका प्रोफेशन थोड़ी पूछा था। फिर और सोचने लगा, बड़ी खुशी से कहने लगा कि मैं इंडियन सिटीजन हूँ। तब उनको कहा आपकी नेशनैलिटी थोड़ी पूछी थी। फिर और सोचने लगा और कहने लगा कि मैं तो हिंदू हूँ। तब उनको कहा आपका धर्म थोड़ी पूछा था। फिर और सोचने लगा, कहने लगा मैं तो पुरुष हूँ। तब उनको कहा आपका लिंग थोड़ी पूछा था। फिर कहने लगा कि बस मैं अपने बारे में इतना ही जानता हूँ, इसके अलावा अगर मैं कुछ हूँ तो आप ही बता दो। तो एक बच्चे का जब जन्म होता है तब उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? माँ बाप जिसे जन्म देते हैं, पालन पोषण करते हैं, भाई बहनों का प्यार मिलता है, मित्र संबंधियों का सहयोग मिलता है। अचानक उसकी डेथ हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उस बॉडी को जला देते, को घर में भी नहीं रखते। कुछ पल पहले जिनके साथ हम हंस रहे थे, खेल रहे थे, बैठ रहे थे, जब उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उसके शरीर को अशुभ माना जाता है, घर की सफाई की जाती है। वो कारण क्या है? आज कौन सी इंपॉर्टेंट चीज थी पहले जो आज नहीं है? कोई व्यक्ति बीमार होते हैं तो हम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक भी खर्चा करने को तैयार होते हैं, लेकिन अचानक डेथ हो जाती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो व्हाट इज द रीजन? एक बार हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया तो डॉक्टर ने कहा टेक द पेशेंट इन, पेशेंट को अंदर ले लो।
और बहुत कोशिश करने पर भी वो बचा नहीं पाए, डेथ हो गई। फिर बाहर आके डॉक्टर ने कहा टेक द बॉडी आउट, बॉडी को बाहर ले लो। तो पहले वो पेशेंट था, बाद में वो बॉडी रहा। तो कौन सी चीज एक पेशेंट और बॉडी के बीच में है मिसिंग, उसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन की सबसे प्रथम पहली है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। एक बार स्वामी विवेकानंद जी आधी रात को अपने गुरु के घर गए, दरवाजा खटखटाया। गुरुजी ने कहा तुम कौन हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा यही तो जानने के लिए मैं आपके पास आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो ये जीवन का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हम कौन हैं। छोटी सी छोटी चीज का अस्तित्व होता है, उसकी एक अपनी वास्तविकता होती है, एक अपनी रियलिटी होती है। आज मान लीजिए कोई कुर्सी है, टेबल है, टूट जाए, एकदम टुकड़े टुकड़े होकर नष्ट हो जाए, तो भी हम क्या कहेंगे? टूटा हुआ टेबल है, टूटी हुई कुर्सी है। तो आज चीजें नष्ट होने पर भी उसकी पहचान नहीं बदलती है। लेकिन हम मनुष्य के बारे में देखते हैं कि पहले हम कहते हैं छोटा बच्चा है, फिर हम कहते हैं स्कूल गोइंग है, फिर हम कहते हैं कॉलेज स्टूडेंट है, अभी गृहस्थ है, अभी बूढ़ा है, और एक दिन ऐसा होता है कि जीवन समाप्त हो जाता है। तो मनुष्य की पहचान उम्र के साथ बदलती ही जाती है। तो रियल आइडेंटिटी क्या है हमारी? ऐसे देखा जाए तो मनुष्य को अपना ईगो बहुत होता है। अगर रिटायर भी हो गए तो भी क्या कहेंगे? मैं रिटायर्ड मिलिट्री मैन हूँ, रिटायर्ड ऑफिसर हूँ। अभी वो पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उस पोस्ट को लास्ट तक रखते हैं। दुनिया में इसको आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। तो वो पहचान जरूर अपनी रखते हैं, लेकिन क्या वो रियलिटी है हमारी? हम कौन हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। दिन भर हम मैं और मेरा शब्द कई बार यूज करते हैं। मैं ऐसी हूँ, ये चीज मेरी है, ये चीज मेरा है, ये मेरी वास्तविकता है, मुझे ये पसंद है। लेकिन ये मैं कौन है, या मेरे कहने वाला कौन है? हम हाथों के लिए कहते हैं ये हाथ मेरे हैं, ये आंखें मेरी है, ये कान मेरे हैं, ये सिर मेरा है। होल बॉडी इज माइंड, संपूर्ण शरीर मेरा है। मतलब अंदर कोई बैठा हुआ है जो कह रहा है कि ये संपूर्ण शरीर मेरा है। हैंड्स द माइंड। कभी सिर में दर्द हो तो हम कहते हैं मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर दर्द हूं, ऐसा हम कहते हैं। हाँ, दूसरा कोई हमें कह देगा कि तुम सिर दर्द हो, लेकिन हम अपने लिए कहते हैं मैं सिर दर्द हूं, ऐसा तो हम कभी नहीं कहते। मेरे सिर में दर्द है, मेरे हाथों में दर्द है। तो ये मेरा कहने वाली जो शक्ति है वो अंदर बैठी है, जो बॉडी को कह रही है कि ये हाथ मेरा है, ये ड्रेस मेरा है, ये पैर मेरा है, ये होल बॉडी मेरा है। और वो शक्ति, उसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में, शास्त्रों में आत्मा कहा गया है। इंग्लिश में जिसे हम सोल कहते हैं, उर्दू में रूह कहा गया है। और ये शक्ति हमारे अंदर है, ये एनर्जी है, ये स्पिरिट है। इसीलिए आज हम जीवित जागरूक हैं। तो मैं कौन हूँ? मैं एक सूक्ष्म शक्ति आत्मा हूँ, एक लाइट हूँ, एक प्रकाश हूँ, एक एनर्जी हूँ जो इस बॉडी को नियंत्रण कर रही हूँ। फैन चल रहे हैं, लाइट चल रहे हैं, हम रिमोट से टीवी चलाते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं। ये सारे साधनों के पीछे कुछ एनर्जी है। कहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, कहाँ बैटरी है, कहाँ कंजर्व करके एनर्जी को यूज किया जा रहा है। कोई ना कोई एनर्जी साधन को चला रही है। ऐसे हमारा बॉडी भी एक मशीन, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर ये चैतन्य शक्ति बैठकर इस इंस्ट्रूमेंट को चला रही है। हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हमारा ब्रेन वर्क कर रहा है, ये शरीर का सारी कर्मेंद्रियों को हम यूज कर रहे हैं। तो एक एनर्जी है जो ये ऑपरेट कर रही है। जैसे गाड़ी को चलाने वाला एक ड्राइवर होता है, कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला एक ऑपरेटर होता है, ऐसे बॉडी के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर बैठा है जो इसको ऑपरेट कर रहा है।
शरीर की वास्तविकता और आत्मा की वास्तविकता का जहाँ संबंध होता है उसको जीवन कहा जाता है। शरीर हमारा ये 5 तत्वों का बना हुआ है। शास्त्रों में बहुत अच्छी बात कही है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। ये 5 तत्वों का पुतला है। 5 तत्व से कोई भी एक चीज कम हो जाती है, शरीर डिमांड करता है। मान लीजिए शरीर को प्यास लगी है तो हम पानी की डिमांड करते हैं। पेट्रोल कोई दे दे, डीजल दे दे, केरोसिन दे दे तो उससे हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। शरीर को जो चीज चाहिए वही चीज से हमारी प्यास बुझ सकती है। वैसे ही जो है आत्मा की भी अपनी वास्तविकता है। आत्मा प्रकंपनों से, शक्तियों से, गुणों से बनी हुई एक बहुत अद्भुत शक्ति है जिसको अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे थॉट्स, अच्छी क्वालिटीज एनर्जाइज करती है। जब ये दोनों चीजों का संबंध होता है तो जीवन कहा जाता है। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब वो एक चलता फिरता भागता इंसान कहलाता है। आत्मा प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप है और इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने भी अपने शास्त्र में आत्मा को प्रकाश स्वरूप, लाइट स्वरूप कहा। परमात्मा भी हमें सत्य परिचय अपने सेल्फ को रियलाइज कराते और कहते कि आत्मा लाइट स्वरूप है। एक लाइट एनर्जी आपके अंदर बैठी है जो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, जिसे सच चित आनंद स्वरूप कहते हैं कि सत्य है, चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है। शरीर में आत्मा का निवास स्थान इस भ्रुकुटी के बीच में है। ये मस्तिष्क का जो मिड पॉइंट है और जो हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी एक्सिस है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बीच में आत्मा निवास करती है। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में। और यहाँ रहकर आत्मा संपूर्ण शरीर को नियंत्रण करती है। आज कई कहते हैं आत्मा हृदय में रहती है, हार्ट में रहती है। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि पहले के जमाने में आई ट्रांसप्लांटेशन होते थे, फिर किडनी ट्रांसप्लांटेशन होते थे, आजकल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन भी होते हैं। आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम बिठाया जाता है। आत्मा अगर हार्ट में है और हार्ट को हम निकाले तो क्या हो जाएगा? इंसान तो मर जाएगा। लेकिन आज आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम बिठाने के बाद भी मनुष्य तो चल रहा है, जी रहा है। आत्मा का निवास स्थान भ्रुकुटी के मध्य में है। विदेश के कई ऐसे देश है, कंट्रीज है, जहां पर आत्मा के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। फॉरेन में एक डॉक्टर हेनरी है जिन्होंने आत्मा के ऊपर बहुत संशोधन किया। एक जिंदा मनुष्य को ऑपरेट करके देखा, बेहोश करके, कि आत्मा दिखती है क्या, यहाँ पर ऑपरेट करके देखा। लेकिन आत्मा तो इतनी सटल है, इतनी सूक्ष्म शक्ति है जिसको हम ये स्थूल नेत्रों से नहीं देख सकते। बहुत सारे लाइट, कैमरा, माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश की, लेकिन आत्मा तो दिखाई नहीं देती। हाँ, लेकिन एक रिसर्च जरूर उन्होंने पब्लिश किया कि सारे शरीर का कंट्रोल पॉइंट यहाँ है। जो भी वाइब्रेशंस है वो यहाँ आकर एक्यूमुलेट होते और यहाँ से पूरे बॉडी में ट्रांसमिट होते। हम जो भी कार्य करते हैं, आत्मा जैसे जैसे ऑर्डर करती जाती है, हम कार्य करते जाते हैं। पहले संकल्प उत्पन्न होता है, फिर कार्य होता है। आत्मा की 3 मुख्य शक्तियां हैं: मन, बुद्धि, संस्कार। मन आत्मा की संकल्प शक्ति, बुद्धि निर्णय शक्ति। और जैसे हम संकल्प रचते हैं, निर्णय करते हैं, कर्म करते हैं, वैसे धीरे धीरे हमारी आदतें बनती जाती, हैबिट्स बनते जाते, और वो हैबिट्स आगे जाके हमारे संस्कार बन जाते हैं, जो आत्मा में एक डीप इम्प्रिंट बनाते जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मन, माइंड, सबसे पहली शक्ति। आज कहा गया है कि मन इज द फास्टेस्ट ट्रैवलिंग एजेंट। साउंड एनर्जी से भी ज्यादा हमारी माइंड एनर्जी काम करती है। मन के लिए कहा गया है कि वो एक घोड़ा है जो भागता रहता है।
शास्त्रों में मन के लिए कहते हैं कि ऐसा घोड़ा है जो काबू में भी नहीं आता। मन को दमन करने की कोशिश करते हैं, मन को किस तरह से हम अच्छी दिशा दे ये कोशिश करते हैं। यहाँ बताया जाता है कि मन को हम सुमन कैसे बनाएं, मन में अमन और शांति कैसे लाएं। और इसीलिए जो है हम मन में उत्पन्न होने वाले अलग अलग विचारों को स्टडी करते हैं। 4 प्रकार के हमारे विचार होते हैं। ऐसे तो विचार बहुत सारे होते हैं, एक थॉट मैनेजमेंट का अलग चैप्टर ही है जिसके ऊपर हम अलग अलग प्रकार के थॉट्स को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आज हम कुछ विचारों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आवश्यक विचार, नेसेसरी थॉट। सुबह उठते ही मनुष्य के मन में संकल्प चलता है, नेक्स्ट 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 चालू ही रहता है। अब ये करना है, अब फ्रेश होना है, अब ब्रेकफास्ट करना है, अब दौड़ना है, अब ट्रेन पकड़ना है, अब ऑफिस जाना है, आजकल लॉकडाउन है तो घर में रहना है, लॉग इन करना है, ये सारा नेक्स्ट नेक्स्ट चालू ही रहता है। मनुष्य अगर एक काम करे तो भी उसकी बुद्धि नेक्स्ट नेक्स्ट में रहती ही है। तो ये नेसेसरी थॉट्स मेजॉरिटी चलते ही रहते, कंटिन्यूस चलते हैं। नेक्स्ट है व्यर्थ विचार। कई बार ऐसे होता है कि हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन भूतकाल में होता है। कल ऐसे हुआ था, उसने ऐसा कहा था, 10 साल पहले ऐसे हुआ था, 1 साल पहले ऐसे हुआ था। या फिर मन भविष्य में होता है कि कल क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, कुछ महीने बाद क्या होगा। अभी अगस्त 12 तारीख की डेट दी है कि ट्रेन शुरू हो जाएंगे, तो उसके बाद क्या होगा। तो ऐसे ऐसे विचार बहुत चलते ही रहते हैं जो वर्तमान समय के लिए बहुत हानिकारक है। हम वर्तमान समय को वेस्ट कर रहे हैं। हमारी संस्था में एक बहुत अच्छे साइकेट्रिस्ट है डॉक्टर गिरीश पटेल, वो कहते हैं आप एक चाय पीते हो ना, तो चाय को भी बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करो। चाय का कलर देखो, उसका एरोमा लो, खुशबू लो, एक एक सिप एंजॉय करो, एंजॉय द लाइफ। इसलिए कहा गया है कि एक्सपीरियंस द स्टिलनेस ऑफ माइंड एंड लिव इन द प्रेजेंट। हम वर्तमान में जिए, तो जो मनुष्य वर्तमान में जीता ऑटोमेटिकली उसके थॉट स्लो डाउन हो जाते और व्यर्थ विचार कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स। आज कोई भी चीज होती है तो सबसे पहले मन ये सोचता है ऐसा तो नहीं होगा, कहीं मैं गिर न जाऊं, कहीं टूट न जाऊं, कहीं खो न दूं। ये सारे विचार बहुत सारे होते हैं हमारे मन में, जिसमें हमें ये संकल्प पहले आता है कि ये चीज कहीं गलत न हो जाए। आज अच्छा धन मिल गया, कुछ अच्छी चीजें मिल गई, तो भी हम सोचते हैं कहीं खो न दूं। आज कोई रिलेशन नया बन गया तो भी सोचते हैं कहीं कुछ लड़ाई न हो जाए। तो मनुष्य का मन हमेशा नेगेटिव में रहता है, क्योंकि एक डर पनप रहा है और वो हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाता है। और यही हमारी मन की एक टेंडेंसी बन गई है, व्यर्थ सोचना, नकारात्मक सोचना। नेसेसरी तो वो है ही, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन व्यर्थ और नकारात्मकता का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। और चौथा विचार है सकारात्मक, पॉजिटिव थॉट, जो बहुत कम परसेंटेज में होते हैं, जिसमें हम कुछ अच्छी आशाएं करते हैं, कुछ अच्छे होप्स रखते हैं लाइफ के लिए, कुछ अच्छा सोच सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि ये सकारात्मक विचार ही आपको एनर्जाइज करते हैं। जो हम आत्मा की खुराक की बात कर रहे थे, तो ये पॉजिटिव थॉट्स, ये अच्छे विचार, ये जब कंटिन्यूटी में होते हैं, यही जाकर आके एलिवेटेड थॉट्स बन जाते हैं। और ऑटोमेटिकली सकारात्मक विचारों की जो स्पीड है वो कम ही होती है, क्योंकि मनुष्य जब अच्छे ट्रैक में सोचने लगता है तो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 विचार चलने लगते हैं। दुनिया में एक बहुत सुंदर गीत, पुराना गीत है, उसकी कुछ बीच की लाइन्स ऐसी है कि तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। आज देखिए, तन भी सुंदर है लेकिन मन भी सुंदर हो, तब तुम सुंदरता की मूरत हो। अगर केवल तन सुंदर हो, मन सुंदर नहीं हो, तो ये सुंदरता की मूरत में क्या होगा, 2 साल के बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, कुछ देर के बाद रिलेशंस बिगड़ जाते और वो सुंदरता उधर ही खत्म हो जाती है। लेकिन मन अगर सुंदर हो, तन में थोड़ी सी कोई कमी हो,
तो भी व्यक्ति ब्यूटीफुल बना ही रहता है लास्ट समय तक। हम इतने सारे मॉडल्स को देखते हैं, मिस यूनिवर्स को देखते हैं, तो ये लोग जो कंपटीशन जीतते हैं वो केवल अपनी पर्सनालिटी के कारण नहीं, उनका एक विजडम टेस्ट भी होता है। उसमें उनकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को जज करते हैं और उस अनुसार उनको अवार्ड दिया जाता है। तो इसीलिए तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तब तुम सुंदरता की मूर्त बन सकते हो। तो ये हमको टाइम मिला है, थोड़ा सा हम अपने मन को डीप इंट्रोस्पेक्शन करें और हम अपने मन को ब्यूटीफाई करें। जब इंसान अपने मन के विचारों को स्लो डाउन करता है, सकारात्मक बनाता है, ब्यूटीफुल बनाता है, तो शरीर ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल बनता जाता है। इस संस्था में राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हम मन को ब्यूटीफाई करते हैं। ये एक इनर ब्यूटी है जो ऑटोमेटिकली हमारे पर्सनालिटी को ग्लो करती है। तो हम ये मन की स्टडी खूब अच्छी तरह से करते हैं। चलिए अभी कुछ देर हम सेल्फ एनालिसिस करते हैं। एक ओनली 1 मिनट थोड़ा सा साइलेंस में बैठे और थोड़ा सा हम अपने आप को देखें कि क्या क्वालिटी है। हम चीज खरीदने जाते हैं दुकान में तो हमें ब्रांडेड चीज चाहिए होती है। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे तो भी हम अच्छी क्वालिटी देखते हैं, बहुत सारी चॉइसेस करते कि अच्छा ब्रांडेड क्वालिटी हो, ये चीज हो जो लॉन्ग लास्टिंग भी हो, सस्ती भी हो और ब्रांडेड भी हो, ऐसा हमारा चॉइस होता है। लेकिन कभी हमने अपने मन के संकल्प, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स के लिए सोचा कि मेरी चॉइस कैसी होनी चाहिए, ये भी ब्रांडेड हो, ये भी अच्छी क्वालिटी वाला हो। तो चलिए 1 मिनट हम साइलेंस में बैठकर थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि मेरी क्वालिटी ऑफ थॉट्स कैसी है, क्या ज्यादा नेगेटिविटी है, व्यर्थ है या पॉजिटिव है, क्या है, तो हम उसको चेंज कर सकेंगे। चलिए 1 मिनट थोड़ा सा अब जहाँ बैठे हैं वहां ही अपने मन को थोड़ा सा साइलेंस में ले जाए और देखिए कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मेरा थॉट पैटर्न कैसा है, मेरा बिहेवियर कैसा है, मेरे बोल कैसे हैं, किस प्रकार के थॉट्स हैं, क्या हर चीज को मैं इंजॉय कर पाती हूँ। कोई परिस्थिति घटना आती है तो मेरे चेन ऑफ थॉट्स किस प्रकार के होते हैं, क्या वो व्यर्थ होते हैं, नकारात्मक होते हैं, या उसको भी मैं एक पॉजिटिव एंगल में देखती हूँ। आप सभी ने अपने आप को देख लिया होगा और नहीं देखा है तो थोड़ी देर साइलेंस में बैठना आप दिन में कभी और अपने आप को अच्छी तरह से इंट्रोस्पेक्शन करना। आज दिन प्रतिदिन हमारा मन कमजोर होता जा रहा है, क्यों? इसका कारण क्या है? शरीर कमजोर हो जाता है तो हम कहते हैं हेल्थ प्रॉब्लम है, वीकनेस है, लो एफिशिएंसी है। आज वर्तमान समय जो कोरोना का समय चल रहा है, कोविड-19 का, तो इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि हम काढ़ा पीते हैं, धूप बत्ती करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सब कुछ हमने शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमको हेल्दी रहना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तो शरीर की इम्यूनिटी का कितना हम ध्यान रख रहे हैं और इसके टिप्स भी हमको मिलते जा रहे हैं। हम कितने सतर्क हो गए, कितने कॉन्शियस हो गए। जरा हम नीचे उतरते तुरंत हम आके स्नान कर लेते हैं, कपड़े बदल देते हैं, हाथ धुलाई करते हैं, लेकिन क्या हम अपने मन को क्लीन कर रहे हैं? आज मोबाइल में भी बॉक्स फुल हो जाता है, हम डिलीट कर देते हैं। आज पावर सेवर रखते, क्लीनर रखते मोबाइल में, जो क्लीन होता जाता है ताकि एनर्जी कंजर्व हो जाए। लेकिन मन में कोई क्लीनर रखा है हमने कभी? मन को क्लीन करते, मन को एनर्जाइज करते, क्या मन को हम स्ट्रॉन्ग बना रहे? ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ये दोनों चीजों का बैलेंस होगा, माइंड एंड बॉडी, तब हम लाइफ में अपनी बेस्ट यूटिलिटी को दे सकते हैं और हम अपनी अच्छी यूज कर सकते हैं। मन कमजोर हो जाए तो उसकी निशानी क्या है? मेमोरी वीक हो जाती है, कंसंट्रेशन पावर लो हो जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। और आजकल घर बैठे बैठे भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशंस हो रहे हैं। 80% केसेस जो है घर बैठकर भी आज डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कारण क्या है? क्योंकि मन को कोई दिशा नहीं है। कहा जाता है कि एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। आप जैसा सोचोगे वैसा आप बनते जाओगे, आपकी वैसी पर्सनालिटी बनेगी।
जैसी जैसी सोच है वैसे वैसे आपका शरीर डेवलप होता जाता है। आगे हम क्वालिटीज के बारे में देखेंगे, लेकिन आज मनुष्य काम करने से इतना नहीं थकता जितना सोच विचार करने से थकता है। बहुत ज्यादा सोच से मनुष्य जल्दी बूढ़ा भी हो जाता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 24 आवर्स में 50,000 से भी ज्यादा संकल्प, और जब व्यक्ति स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो वो काउंट 60,000 से भी ज्यादा, और जब व्यक्ति सकारात्मक विचार में हो, पीस में हो, तो वो स्लो डाउन होके 30,000, 25,000 तक जाता है, जो मन की एनर्जी को कंजर्व करता है, बचत करता है। कहते हैं कि जो चीज आप चाहो वो आपके हाथ में हो सकती है, जो चीज आप चाहो वो चीज आप कर सकते हो, आप अपने संकल्पों को साकार कर सकते हो, लेकिन चाहिए कि मन को अच्छी दिशा देना। एक बहुत सुंदर कहावत हमने सुनी थी कि द ब्यूटी यू सी इन मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। जो चीज आप देख रहे हो, समझ रहे हो, दूसरों के अंदर ढूंढ रहे हो, सबसे पहली चीज वो आपके अंदर है। हम कई बार लोगों के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज देखते हैं कि ये बहुत लविंग है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत क्रिएटिव है। तो वो सारी बातें हमारे अंदर है, इसलिए हमको बाहर दिखाई दे रही है। हम कहते हैं कि ये बहुत ईर्ष्या वाला है, बहुत क्रोध वाला है, नफरत वाला है, तो वो क्वालिटी जरूर मेरे अंदर है, इसलिए मुझे दूसरों के अंदर दिखाई दे रही है। इसलिए जो ब्यूटी दूसरों के अंदर है, वो ब्यूटी सबसे पहले मेरे अंदर है, और इसीलिए जो है कि मुझे वो दूसरों के अंदर दिखाई दे रही है। एक कहानी मुझे याद आती है कि एक बहुत सुंदर नर्तकी थी, तो वो एक बार शीश महल में गई। बहुत हजारों आईने लगे हुए थे उसमें, और वो शीश महल में जाने के बाद उसने इतनी खुश हो गई इतने सुंदर महल को देखकर के नृत्य करना शुरू किया, और इतने सारे आईने में उसको अनेक नर्तकियां दिखी जो नृत्य कर रही है। तो कहा, अरे ये तो कैसी सभा में आ गई मैं, जहाँ सब हंस रहे, खेल रहे, नृत्य कर रहे, बहुत सुंदर सभा है। बहुत उसने एंजॉय किया 1 घंटा। उसके बाद एक बहुत दुखी और परेशान व्यक्ति शीश महल में गया। हजारों आईने देखकर वो डर गया और उसका दुखी चेहरा दिखने लगा। बोला, अरे दुनिया में तो क्या है, बहुत सारा दुख है, इतने सारे परेशान लोग हैं, मैं अकेला ही परेशान नहीं हूँ, सारे परेशान है। तो जोर जोर से मारने लगा, और उसको लगा कि सभी लोग उसको मार रहे हैं, और लगा अरे सभी लोग तो कैसे हैं दुनिया में, मारने पीटने वाले लोग। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम जैसा देखते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसी ही प्रतिक्रिया हमें मिलती है लाइफ में। जो हमारी अंदर की क्रिएशंस है वही बाहर दिखती है हमें। कई बार हम रिलेशंस में भी देखते हैं कि ये फादर है, पापा है, मम्मी है, बहुत लविंग है, ब्रदर है, बहुत लविंग है। तो आज रिलेशंस में भी हमको में प्यार, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये रिलेशन है, ये एक संबंध है और इसीलिए प्यार है। या कई बार हम वस्तु को देखते हैं, सोचते हैं ये वस्तु है तो प्यार है, ये चीज है तो ये प्यार है। तो आज रिलेशंस के कारण प्यार है। अगर वही रिलेशन में पापा ने कुछ अच्छी चीज दे दी तो हमें खुशी होगी, और वही रिलेशन में अगर पापा ने डांट दिया तो हमें गुस्सा आ जाएगा। कई बार बच्चे आजकल तो घर छोड़ के भी चले जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, उनके मर्जी से नहीं हुआ तो हम रिलेशंस को देख रहे हैं, और इसीलिए हमें प्यार आ रहा है या गुस्सा आ रहा है, हम चीज वस्तुओं को देख रहे हैं। इस संस्था में सोल कॉन्शियस के लिए बहुत अच्छी बात बताते हैं कि आप व्यक्ति के नेचर को देखो कि ये बहुत लविंग है, ये बहुत ब्रिलियंट है, ये बहुत शांत है। तो हम सोचते हैं कि ये बहुत लविंग सोल है, शांत सोल है। अगर बच्चा है तो आज प्यार है, कल मस्ती करेगा, हम तुरंत उसको एक चाटा लगा देंगे। लेकिन जब हम सोचेंगे कि ये शांत है, लविंग है, तो तुरंत हम कोई चीज पे रिएक्ट नहीं करेंगे। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होगा कि ये लविंग सोल है, ये एक शांत आत्मा है, आज उत्तेजित हो गई है, लेकिन ओरिजिनलिटी इसकी कुछ अलग है। तो जब हम लोगों की क्वालिटीज देखना शुरू कर देते हैं, तो वो जो बॉडी है या जो पोजीशन है, तो वो खत्म हो जाता है और मन हमारी सुंदर रचना करने लगता है। हम बचपन में स्कूल में एक गेम खेलते थे, नेम प्लेस एनिमल थिंग।
हम बहुत सारा कुछ लिखते थे, फिर आपस में डिस्कस करते थे कि मुझे कौन सा एनिमल पसंद है, कौन से थिंग्स पसंद है, कौन सा प्लेस पसंद है। एक दिन अचानक फादर आ गए हमारे, और वो फादर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो, क्या खेल कर रहे हो। तो हमने बताया, तो किसी ने लिखा था कि मुझे गाय पसंद है, किसी ने लिखा था मुझे हाथी पसंद है, किसी ने लिखा था मुझे शेर पसंद है। तो फादर कहने लगे, गाय पसंद है तुम्हें तो तुम बहुत शांत हो, तुम्हारे अंदर बहुत दया करुणा है। हाथी पसंद है तो तुम बहुत कोऑपरेट हो, बहुत लविंग हो। शेर पसंद है तो तुम्हारे अंदर बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ऐसे प्लेसेस के लिए भी वो बताने लगे। कश्मीर पसंद है मानो तुम बहुत क्रिएटिव हो। केरला पसंद है मानो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा ब्यूटी है, तुम्हारे अंदर अच्छी अच्छी बातें निर्माण करने की शक्ति है। और किसी ने कहा था कि हमको समुद्र किनारा पसंद है, कोई बीच का नाम लिखा था तो कहा था तुम बहुत शांत चित्त व्यक्ति हो। तो हमें उस वक्त इसका इम्पोर्टेंस पता नहीं चलता ना, हम हंसते थे कि हमारे चॉइस को देखकर फादर ऐसे कैसे नेचर डिफाइन कर सकते। लेकिन वर्तमान समय जब हम ये राजयोगा का स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ को रियलाइज करें, तो आज समझ में आता है कि हमारी चॉइस हमारे नेचर पर डिपेंड है, हमारी कॉन्शियसनेस पे डिपेंड है। जो चीज मुझे पसंद है वैसा ही मेरा नेचर है, और वैसे ही मेरी मन की सोच है, वैसे ही मेरा देखने का दृष्टिकोण है। इसीलिए तो मुझे ये पर्टिकुलर चीज पसंद आ रही है। मुझे गाय इसीलिए पसंद आ रही है क्योंकि मैं शांत हूँ, मेरे अंदर वो दया करुणा है। आज मुझे शेर इसीलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मेरा मनोबल स्ट्रांग है। आज मुझे कश्मीर इसीलिए पसंद आ रहा है क्योंकि मेरी सोच उतनी एलिवेटेड है, उतनी हाई है। तो हमारी चॉइस हमारे नेचर पर डिपेंड है। उसी वक्त हमारे कुछ फ्रेंड्स कहते थे कि मुझे बिच्छू पसंद है, कुछ लड़के कहते थे कि मुझे सांप पसंद है। तो सर कहते थे बहुत नेगेटिव भरा है तुम्हारे अंदर। फादर कहते थे कि बहुत तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो हम हंसते थे कि बिच्छू पसंद है, सांप पसंद है, ऐसे कैसे। लेकिन आज हमें रियलाइज होता है तो हमारा मन वही सोचता है जो अंदर बसा हुआ है। तो ये जो इनर सेल्फ है, इसको हमें चेंज करना है, ये हमें देखना है। और इसीलिए हम लोगों को भी देखते हैं, बहुत सारी क्वालिटी है भगवान ने हर एक के अंदर, बहुत सारे गुण भरे हैं, लेकिन हमें वो नहीं दिखाई देते, हमें तुरंत कमी दिखाई देती है। आज कोई व्यक्ति हो तो छोटा सा दाग दिखाई देता है, लेकिन और ब्यूटी नहीं दिखाई देती। तो ये एक टेंडेंसी बन गई है। इसी को ही नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार कहा जाता है। तो इससे हमें चेंज करना है। ये है मन की स्टडी, इसको चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे जीवन का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ? हम जीवन जी रहे हैं, कहा जाता है कि ये लाइफ इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, बट व्हाट आई मेक ऑफ इट इज माई गिफ्ट टू गॉड। तो भगवान ने तो मुझे जिंदगी गिफ्ट में दी, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ इस लाइफ को? कभी आपने सोचा मैं अच्छा बना के गॉड को रिटर्न गिफ्ट कैसे दूं, अपने पेरेंट्स को कैसे रिटर्न गिफ्ट दूं? ये मुझे सोचना है। हमारा जीवन एक कोरे कागज की तरह है, हम जैसा लिखते जा रहे हैं वैसे बन रहा है। लोग कहते हैं नसीब लेकर आते हैं। हाँ, हमारे पास्ट कर्म के अनुसार कुछ नसीब आया भी है, लेकिन वर्तमान कर्म से नसीब चेंज हो रहा है। हम रोज का इतिहास एक कोरे पन्ने में लिखते जा रहे हैं, और जैसा हम लिखते जा रहे हैं वैसा बनता जा रहा है, क्योंकि हमारा वर्तमान ही भविष्य बनता है। तो हमें हमारे लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। अब कैसे बनाए वो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट है बुद्धि, इंटेलेक्ट। कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि है, ब्रेन। एल्बर्ट आइंस्टाइन जब शरीर छोड़ रहे थे तो उनसे सिग्नेचर ले लिया था कि आपके ब्रेन पे हम रिसर्च करेंगे, और उनके डेथ के बाद लगातार 8-10 दिन उनके ब्रेन को लेबोरेटरी में रख के रिसर्च किए, और देखा कि जैसे ऑर्डिनरी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का एक ब्रेन ऑर्गन है, वैसे उनका भी था। तो इतनी ट्रिमेंडियस इंटेलिजेंस कहाँ थी? वो तो चली गई सोल के साथ। तो बुद्धि, हमारा विजडम जो है वो आत्मा की शक्ति है, जो आत्मा के साथ जाती है। कहते हैं ब्रेन में 100 बिलियन सेल्स है। ब्रेन जजमेंट करता है, परखता है, निर्णय करता है, डिसीजंस लेते हैं हम। ये सारे कार्य रोज के छोटे छोटे डेली
होते जाते हैं, यूज हो रहा है हमारा ब्रेन। आज बुद्धि धीरे हो गई है, लोग कहते हैं इसकी बुद्धि बहुत धीरे काम करती है। ब्रेन में बहुत सारे सेल्स हैं और कहते हैं पूरे साल भर में 35 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। ब्रेन का जो न्यूरॉन्स की जो निर्माणता है वो एक स्पेसिफिक एज तक होती है, उसके बाद उसकी निर्माणता खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अच्छा विचार करने लगता है, धीरे विचार करता है, और विचार अगर उसके बहुत सकारात्मक हो, एलिवेटेड हो, तो कुछ अच्छे द्रव्य ब्रेन में सिक्रीट होते हैं, जैसे डोपामाइन है, सेरोटोनिन है जो मूड रेगुलेटर्स है, ऑक्सीटोसिन है, और भी बहुत है, एंडोर्फिन्स है, ये सारे सिक्रीट होते हैं ब्रेन में। तो ब्रेन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, लेकिन जिस प्रकार की हमारी विचारधारा होती है वैसे सिक्रीशन होता है और वैसे हमारे ब्रेन का फंक्शन होता है। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है तो न्यूरॉन्स नष्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारी लॉस ऑफ मेमोरी, जो हमने देखा कि बहुत ज्यादा जो है डिप्रेशन के केसेस हो रहे हैं। आज बहुत ज्यादा सोचने पर लोगों को ब्रेन स्ट्रोक्स भी हो रहा है। हमें प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता ही जाता है, ये दुनिया एक इंफॉर्मेशन का वर्ल्ड है। कहते हैं 200 से भी ज्यादा सर्चेस गूगल में होती जा रही है इन अ डे। 200 मिलियन बिलियन ट्रिलियन रिसर्चेस हो रही है, सर्चेस हो रही है गूगल में। एक बटन टैप करो हमें तुरंत मिल जाता है। आज डिक्शनरी है तो हम मोबाइल में लेकर घूमते हैं, सब कुछ आज हाथ में है। तो ये अच्छी बात है कि साइंस से हमको इतनी साधन मिल रहे हैं, इतने सारे सर्चेस हम गूगल में करते हैं। आज एक सर्च हम अपने विदिन करेंगे, बस हमें यहाँ टैप करना है, अपने मन को टैप करना है। प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलते हैं, हम आंखों से देखते हैं, सुनते हैं, व्यवहार में आते हैं, पढ़ते हैं, तो प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन हमको मिलते हैं। लेकिन नॉलेज और एक्सपीरियंस में बहुत वास्ट डिफरेंस है। नॉलेज मिल रहा है, एक समझ मिल रही है, लेकिन जब तक हम उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते, एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक वो नॉलेज हमारा अपना नहीं बनता। बहुत सारी चीजें हैं जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्लेंटी ऑफ नॉलेज है, जो मैंने आगे भी कहा, छोटे छोटे एटम्स पर भी हम रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उसको जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाते, अनुभूति में नहीं लाते, तब तक वो नॉलेज अंडरस्टैंडिंग नहीं बनता। नॉलेज को अगर हमें अपने लाइफ में एक अंडरस्टैंडिंग के रूप में, एक संस्कार रूप में लाना है, तो अनुभूति चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। और ये राजयोगा मेडिटेशन ऐसा है जो किसी भी प्रकार की नॉलेज को हमें प्रैक्टिस में लाने में, एक्सपीरियंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। केवल शांति सुख की बात नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, जिससे हम अपने ऊपर रिसर्च कर पाते हैं, अपने अंदर की एफिशिएंसी को बढ़ा पाते हैं। स्पिरिचुअलिटी नॉलेज को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, चाहे वो साइंटिफिक नॉलेज हो, मैथमेटिक्स हो, स्पिरिचुअल हो, इकोनॉमिकल हो, फाइनेंशियल हो, कोई भी प्रकार का नॉलेज हो, चाहे सोशल हो। लेकिन नॉलेज को अगर हमें एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि कुछ हम अनुभूति करें, कुछ ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, तब वो नॉलेज को हम लाइफ में अच्छी अनुभूति के रूप में कर सकते हैं। तीसरी बात है मन, बुद्धि। तीसरी बात है संस्कार। संस्कारों का जो विषय है वो काफी गहरा है, काफी बड़ा है। दुनिया के सभी मनुष्य के संस्कार अलग अलग देखे जाते हैं, अलग अलग आदतें हैं, अलग अलग हैबिट्स है। क्यों? एक का स्वभाव न मिले दूसरे से, एक का संस्कार भी न मिले। अगर जुड़वा भाई बहने हो तो भी उनके कर्म एक से नहीं मिल सकते, तो ऐसा क्यों होता है? चलिए हम संस्कारों को थोड़ा डीपली देखेंगे। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं दुनिया में, एक आत्मा में। सबसे पहले आत्मा के मूल संस्कार, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार। आत्मा जब सबसे पहले इस धरती पर आई थी
तो बहुत प्योर थी, क्लीन थी और 7 गुणों से संपन्न थी। आत्मा की ओरिजिनलिटी ये थी। हम आगे देखेंगे, ये 7 गुणों के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानेंगे। लेकिन आज वो ओरिजिनलिटी को हम भूल गए। ओरिजिनलिटी खत्म नहीं हुई है। जो ओरिजिन चीज है उसको ना कोई निर्माण कर सकता है, ना उसको कोई खत्म कर सकता है। वो अभी भी हमारे अंदर है, लेकिन हमसे विस्मृत हो गया। हम भूल गए हैं अपनी ओरिजिनलिटी को। तो आत्मा के मूल संस्कारों को हमें प्रोवोक करना है। राजयोगा मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन से हम अपने ओरिजिनलिटी तक पहुंच पाते हैं। वो डीप विद इन अपने सेल्फ की गहराई में हम पहुंच पाते हैं। सेकेंड थिंग है पूर्व जन्म के संस्कार। आज कुछ पिछले जन्म के संस्कार होते हैं। कोई गायक होता है, कोई साइंटिस्ट होता है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन होता है, तो बचपन से ही बच्चे में वो संस्कार देखने लगते हैं। चलना सिखाओ, चलने लगेगा, तुरंत गाने लगेगा। अगर वो स्पिरिचुअल पर्सन रहा होगा तो बचपन से ही उसको पूजा पाठ शास्त्र पसंद आएंगे। तो कुछ पूर्व जन्म के संस्कार है, क्वालिटीज है जो इस जन्म में हमारे जीवन में रिफ्लेक्ट होती जाती है। तीसरे प्रकार का संस्कार है खानदानी संस्कार। ये इसको जेनेटिक ट्रांसमिशन कहते हैं कि माँ बाप के जीन्स, हार्मोन्स बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं। जैसे पापा का बोलना, बच्चे का बोलना, जैसे मम्मी के एक्शंस, बच्चे के एक्शंस, मम्मी की क्वालिटी, बच्चे की क्वालिटी। तो इस प्रकार जो है वो जीन्स, हार्मोन्स ट्रांसफर होते हैं। तो वो टाइप के संस्कार भी मनुष्य में आ जाते हैं। चौथे प्रकार का संस्कार है संग। आज माँ बाप अच्छे संस्कार देते हैं, लेकिन दुनिया में जब चले जाते हैं तो बहुत सारे संस्कार अडॉप्ट कर लेता है मनुष्य। और फिर हम सोचते हैं अरे इसको तो ये सिखाया नहीं, कैसे आ गया, कैसे आदत लग गई। इसलिए कहा जाता है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। मनुष्य की पहचान उसके संग से होती है। अच्छा, ये संग में जाता है, जरूर ये भी ऐसा ही होगा। इस माँ बाप का बेटा है, जरूर ये भी होगा। तो संग, कई बार अच्छे संग में आकर मनुष्य कुछ अच्छे संस्कार को अडॉप्ट भी कर लेता है। और लास्ट 5वां संस्कार है दृढ़ता का संस्कार, संस्कार ऑफ डिटर्मिनेशन। जिंदगी में एक मोड़ ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब ये दृढ़ता का संस्कार जागृत हो जाता है। कहते हैं 9 साल का नरेंद्र जब दृढ़ता का संस्कार जागृत हुआ, स्वामी विवेकानंद कहलाया। कहते 25 साल के मोहनदास करमचंद गांधी जी, दृढ़ता का संस्कार जागृत हुआ, महात्मा गांधी जी कहलाए। 60 इयर्स के सिस्टर टेरेसा, दृढ़ता का संस्कार जागृत हुआ, मदर टेरेसा कहलाए। तो हमारे लाइफ में भी मेडिटेशन ये दृढ़ता के संस्कार को जागरूक करता है, जिससे हम खोया हुआ मनोबल वापस लाते हैं। हम अपने आप को और एनर्जाइज कर पाते हैं। मेडिटेशन से ये दृढ़ता के संस्कार की जागृति होती है और इससे हम जो चाहे वो हम अपने लाइफ में कर पाते हैं। दूसरी बात, जो हम गुणों की, जो आत्मा की ओरिजिनल संस्कार की बात देख रहे थे, अगर हम एक प्रिज्म को देखें तो वो ऐसे ही ट्रांसपेरेंट आर पार नजर आता है। लेकिन वही प्रिज्म को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते तो उसमें से 7 कलर्स नजर आते हैं। ऐसे ही जो है हमें ये पता ही नहीं है कि इतना कुछ अच्छा हमारे अंदर है। बहुत सारे गुण हैं, शक्तियां हैं, कभी हमने इसके बारे में सोचा भी नहीं। कभी कोई कहता है कि नहीं आप बहुत लविंग हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तब लगता है अच्छा हूँ। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी सूक्ष्म शक्तियां हैं, बहुत सारे गुण हैं। एक बहुत बड़ी गुणों की गृहस्थी हमारे अंदर बैठी हुई है, हमें पता ही नहीं, हम इन चीजों से इग्नोरेंट है। चलिए आज गुणों के ऊपर स्टडी करते हैं, कौन कौन से गुण हैं और उसका क्या क्या आत्मा इस्तेमाल कैसे कर रही है और उसका बॉडी पर कैसे इम्पैक्ट होता है। आत्मा 7 गुणों से बनी हुई शक्ति है। शांति, पवित्रता, ज्ञान, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ये आत्मा की 7 ओरिजिनल क्वालिटीज है जो आत्मा से कभी नष्ट नहीं होती। सिर्फ जन्म मरण के चक्र में आने से थोड़ी सी फेड हो जाती है, कम हो जाती है, पर नष्ट नहीं होती। सबसे पहली क्वालिटी हम शांति, पीस,
आज पीस को ढूंढने के लिए हम बाहर जाते, कहीं मंदिर जाते, कहीं समुद्र किनारे जाते, कहीं पीस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते कि शांति मिले, थोड़ा शांति चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए मन को। आत्मा को शांति सबसे अच्छी लगती है, लेकिन ये बाहर ढूंढने से नहीं मिलेगी। शांति हमारे विदिन है, हमारी ओरिजिन में है। परमात्मा कहते हैं कि शांति तो तुम्हारा स्वधर्म है। शांति हमारी श्वसन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाती है। जब इंसान का मन शांत होता है, चित्त शांत होता है, तो आधे प्रॉब्लम्स उधर ही सॉल्व हो जाते हैं। बस आधे के लिए उसको मेहनत या दवाई करनी है। और जब मन शांत होता है तो कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। नेक्स्ट है प्यूरिटी। कहा जाता है कि प्यूरिटी इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस, स्वच्छता इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। पवित्रता सभी गुणों की जननी है। आत्मा ओरिजिन में प्योर है, बहुत क्लीन है। आज इस अंधकारमय दुनिया में आकर इम्प्योर बन रही है या बन गई है, लेकिन ओरिजिन आत्मा का बहुत प्योर पवित्रता है। जब हम ये प्योर वाइब्रेशंस या थॉट्स में प्यूरिटी लाते हैं तो कुछ ऐसे वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं जो हमारे कर्मेंद्रियों को, 5 सेंसेस को कंट्रोल करने लगते हैं। ये प्यूरिटी के वाइब्रेशंस 5 सेंसेस को प्योर बनाते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे 5 सेंसेस पर जाता है। तीसरी बात है नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान भी ऐसा ज्ञान जो आत्मा को सुकून दे, कुछ ऐसा स्पिरिचुअल ज्ञान। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि पूजा पाठ करना, पोथी पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, माला पढ़ना, ये सारी चीजें तो पुरातन काल से हम करते ही आए हैं और मन को सुकून मिलता है। लेकिन कई लोग कहते कि यही करते रहे, कहाँ मिलती है शांति। लेकिन स्पिरिचुअलिटी माना नॉलेज को जब हम अंडरस्टैंड करते हैं, उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका एक्सपीरियंस करते हैं और अपने आप को ब्यूटीफुल बनाते हैं, ये नॉलेज, इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। वो हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर। नॉलेज हमको डार्कनेस से निकाल के लाइट में ले आता है, इसलिए ज्ञान को रोशनी कहा है। भले आंखें न हो, पर ये डिवाइन इंसाइट, ये नॉलेज एक रोशनी का काम इंसान की जिंदगी में करता है। ये नेत्र हमें ऐसा नेत्र प्रदान करता है, नॉलेज का नेत्र एक ऐसा ज्ञान चक्षु प्रदान करता है जो लाइफ को इजी, स्मूथ बनाता है। नेक्स्ट है लव। संसार में हर प्राणी प्रेम चाहता है। आजकल रिसर्चेस हो रहे हैं तो कहते हैं पेड़ पौधों को भी प्यार से पानी डालो, नहीं तो वे भी सूख जाएंगे। तो हर किसी को प्यार चाहिए। कहते हैं कि ह्यूमन हार्ट 1 लाख टाइम्स, एक दिन में जो है हार्ट बीट्स होते हैं 1 लाख टाइम्स और 35 ट्रिलियन टाइम्स इन अ ईयर। लेकिन हार्ट किससे संबंधित है? आज जैसे ऑक्सीजन मिल रहा है हमारे ब्लड को, लेकिन हम कहते हैं कि हार्ट है माना कितना प्यार है। कई बार कई लोगों को हम कहते कि ये तो हार्टलेस है, इसके अंदर तो हार्ट है ही नहीं। अब हार्ट तो उसके अंदर है, नहीं तो फंक्शन कैसे होगा, नहीं तो जिंदा कैसे होगा। लेकिन फिर भी हम क्यों कहते हैं हार्ट नहीं? क्योंकि प्रेम की कमी है, फीलिंग्स, इमोशंस को समझने की कमी है, उसको रिस्पॉन्ड करने की कमी है। आज जहां भी हमें प्यार दिखाना हो तो हम दिल दिखाते हैं, हार्ट दिखाते हैं। तो जब इंसान ऐसा प्यार, ऐसा अनकंडीशनल प्यार, प्यार की भी बहुत सारी परिभाषा है, लेकिन प्यार जब क्लीन हो, क्लियर हो, निस्वार्थ हो, तो वो प्यार के वाइब्रेशंस हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमारे फंक्शनिंग को इजी करते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर ऐसा निस्वार्थ प्यार हो, उसको कभी हार्ट अटैक आ ही नहीं सकता। नेक्स्ट है सुख। सुख के लिए कहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर करता है। दुनिया में पेट को यज्ञ कहा गया है। जैसे यज्ञ में स्वाहा करते हैं, हम भोजन को अपने अंदर स्वीकार करते हैं।
वो हमारे पाचन क्रिया को रेगुलेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को। जब इंसान सुख की अनुभूति करता है, सुख की फीलिंग में रहता है, कुछ अच्छी प्राप्तियों की फीलिंग में रहता है, तो कुछ ऐसे वाइब्रेशंस उसके अंदर क्रिएट होते हैं जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाते हैं। देखिए, जब मन दुखी होता है, उदास होता है ना, तो हमें खाना खाने की भी इच्छा नहीं होती, और अगर ऐसे मूड में खा लिया तो वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, मन भी नहीं करता। और अगर इंसान सुख में हो, खुशी में हो, तो लगता है मैं बहुत अच्छी तरह से खा लूं, 2 घंटे के बाद फिर भी मुझे भूख लग रही है, बार बार मुझे भूख लग रही है। तो सुख के वाइब्रेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और ये आत्मा में है विद इन। लास्ट है आनंद। आनंद हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पर इफेक्ट करता है। एंडोक्राइन सिस्टम ग्लैंड्स में ऐसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। आनंद एक ऐसी शक्ति है, ऐसी अवस्था है आत्मा की कि जिसके विपरीत कुछ नहीं। जैसे सुख के विपरीत दुख है, शांति के विपरीत अशांति है, पवित्रता के विपरीत अपवित्रता है, लेकिन आनंद के विपरीत कुछ नहीं है। वो आत्मा की सबसे उच्च स्टेज है, हाई स्टेज है। और ये स्टेज में जब आत्मा आती है, फील करती है, तो बहुत अच्छी तरह से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होने लगता है। और ये ब्लड सर्कुलेशन जो है वो हमें मदद करता है कि हम उस अवस्था में रहें। सुख की अलग फीलिंग है, लेकिन आनंद की फीलिंग कुछ और है। फिर है पावर। जब ये सारे गुण हमारे अंदर आ जाते तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, और जब हम अपने आप को शक्तिशाली फील करते हैं तो हमारे बोन्स और मसल्स का फंक्शन बहुत अच्छी तरह से रेगुलेट होता है, मांसपेशियों का सुचारू रूप से संचालन होता है। तो ये पावर, ये सारे गुण हमारे अंदर है, ओरिजिनलिटी में है। और जब हम अपने आप को रियलाइज करते हैं, डीप विदिन अपने अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी अच्छी बातें हम अपने अंदर पाते हैं। और मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन ऐसे अच्छे वाइब्रेशंस हमारे अंदर कल्टीवेट करता है, जिससे ये गुण प्रोवोक हो जाते हैं, एक्सप्लोर हो जाते हैं। और मेडिटेशन यही काम करता है, हमारे इननेट क्वालिटीज को डे टू डे लाइफ में इजीली इम्प्लीमेंट करता है, एक्सप्लोर करता है। अब हम देखेंगे 3 लोक के बारे में। आत्मा की काफी अच्छी हमने स्टडी कर ली, अब थोड़ा सा हम 3 लोक के बारे में देखेंगे। ये एक बहुत अच्छा स्पिरिचुअल चित्र है जो इस संस्था के द्वारा बनाया गया है। इसमें 3 वर्ल्ड्स बताए गए हैं, ब्रह्मलोक, सूक्ष्म लोक, साकार मनुष्य लोक। साकार मनुष्य लोक माना ये जो कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ पृथ्वी, आसमान, सितारे सब कुछ दिख रहे हैं। उससे ऊपर एक सूक्ष्म लोक है, उससे भी ऊपर एक ब्रह्म लोक है। कहते हैं कि ये सृष्टि एक रंगमंच है जिसमें हम अभिनेता बनकर आए हैं, अपने रोज की जिंदगी का अभिनय कर रहे हैं। एक समय होगा जब हमारा ये अभिनय समाप्त होगा, हम सभी ऊपर जाएंगे, और वो समय अब काफी नजदीक है कि जब हमें वापस लौटना है। और इसीलिए शेक्सपियर ने भी अपनी किताब में बहुत अच्छा कहा है कि द वर्ल्ड इज अ ड्रामा एंड वी आर ऑल एक्टर्स इन दिस वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। हमारा एक डिफरेंट रोल है, हमारी अपनी एक पहचान है, हम हर जन्म में अपना एक डिफरेंट रोल प्ले करते हैं और फिर पुनः लौट जाते हैं। जैसे ही आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो वो बहुत एनर्जेटिक होती है, बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे 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 जन्म मरण के चक्र में आती जाती है, एनर्जी लेवल कम होती जाती है। हम दुकान से कोई चीज खरीद के लाते हैं तो यूज करते करते पुरानी हो जाती है, एक दिन फेंक देते हैं, या फिर रखे रखे भी आजकल चीजें पुरानी हो रही है। ऐसे आत्मा भी जन्म मरण के चक्र में आते 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 धीरे धीरे क्वालिटीज कम हो जाती है, प्यूरिटी कम हो जाती है, एनर्जी कम हो जाती है, और तब होता है कि वापस अपने आप को री एनर्जाइज करना और वापस अपने घर लौटना। ये वो समय अभी बहुत नजदीक है। अब कुछ आत्मा के बारे में और बातें देखेंगे कि क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है। लोग कहते हैं क्या पुनर्जन्म के चक्र में आती है, कई तो सोचते नहीं आई और चली गई, या कई कहते हैं आत्मा 84 लाख योनियों में आती है।
तो क्या है ये, इसके बारे में स्टडी करेंगे कि आत्मा जरूर जन्म मरण के चक्र में आती है। आज कुछ ऐसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है जिसमें लोग जो है जिन्होंने बहुत स्टडी किया है, कुछ साल पहले इजिप्ट में एक साइंटिस्ट होके गए थे जिनका नाम था एडगर केसी, जिनको एक बहुत अच्छा गॉड से बून मिला था, जो व्यक्ति के सुषुप्त अवस्था में जाकर व्यक्ति के पास्ट लाइफ को देखते थे और उनको हीलिंग करते थे, बताते थे, सॉल्यूशंस बताते थे, रेमेडीज बताते थे। तो इस प्रकार जो है उन्होंने बहुत सारे लोगों को की बातें, किसी के जीवन में कॉन्फ्लिक्ट है, दुख है, तो कहते थे तुमने पास्ट लाइफ में किया है, किसी के हैंड्स बहुत ब्यूटीफुल है तो कहते थे पास्ट लाइफ में तुमने हाथों से बहुत दान पुण्य किया है, बहुत अनाथ बच्चों की सेवा की है। तो इस प्रकार के प्लेंटी ऑफ केसेस वो बताते थे कि अच्छा क्यों हो रहा है लाइफ में, बुरा क्यों हो रहा है। तो जरूर हम जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं। विज्ञान क्या कहता है, साइंस क्या कहता है? अमेरिका के कुछ ऐसे क्रिटिक्स कहते थे कि बॉडी इज मेड अप ऑफ मैटर, लेकिन कुछ ऐसे रिसर्चेस हमारे सामने आए हैं जिससे आज बिलीव किया है। आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने पास्ट लाइफ को बता रहे हैं कि बचपन में मैं ऐसा था, या लास्ट जन्म में मैं ऐसे था, या 10 साल पहले मैं ऐसे था, तो रिकलेक्ट होता है। है ना, जन्म मरण के चक्र में आ रही है आत्मा, बॉडी ले रही है। अब कोई सोल है बॉडी में, बॉडी के अलावा कोई एक एनर्जी है जो कंट्रोल हो रही है, कंट्रोल कर रही है बॉडी को। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस साइंस के सामने आए हैं जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कहा जाता है। एक नियर डेथ एक्सपीरियंस मैं आपके सामने शेयर करना चाहूंगी कि एक व्यक्ति जो है वो बॉस्टन में रहता था, कैलिफोर्निया में जॉब करता था। अब दोनों के बीच में 6 माइल्स का अंतर है, वो बाई कार रोज जाता था। एक बार ऑफिस में उसको हार्ट अटैक आता है और उसको एडमिट कर देते हैं हॉस्पिटल में, और थोड़ी देर के बाद सारा सिस्टम डॉक्टर्स चेक करते हैं तो अरे ये तो सब स्टॉप हो गया, कंप्यूटर्स बता देते हैं। तो फिर डॉक्टर कहते हैं कि ही इज नो मोर, और 10 मिनट्स के बाद वापस वो उठकर बैठता है और कहता है कि आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव। वापस सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाता है। तो व्यक्ति को जब अपना एक्सपीरियंस पूछा तो बताने लगा कि मुझे ऐसे फील हुआ, बहुत दर्द हुआ, और मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे मैं इधर से ऊपर जा रहा हूँ, बहुत ऊपर जा रहा हूँ, और वहां पे जैसे ऊपर जाने के बाद बहुत हल्का लगा, एक लाइट की दुनिया थी, प्रकाश की दुनिया थी, और वहां से जैसे आवाज आई कि अभी तुम्हारा समय पूरा नहीं हुआ है, तुम वापस जाओ अपने शरीर में। और फिर मुझे फील होता है कि जैसे मैं वापस गिर रहा हूँ अपने शरीर में, और फिर आकर देखा तो सभी लोग आश्चर्य नजरों से मुझे देख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, आई एम नॉट डेड, आई एम अलाइव। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस भी डॉक्टर के सामने आते हैं। जब ये व्यक्ति को पूछा गया तो सचमुच ऐसे फील हुआ, और जब इनकी वाइफ आई तो वो वाइफ आने के पहले उसने बहुत ब्यूटीफुल बातें भी बताई कि मुझे ऐसे फील हुआ कि जैसे डॉक्टर्स उपचार कर रहे हैं, अब मैं नीचे आ गया हूँ, तो अब मैं अपनी वाइफ को बता दूं कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इतनी देर में वो ट्रैवल भी किया, घर में भी गया और देखा कि वाइफ को इंफॉर्मेशन मिला है और वाइफ बाय कार इसको देखने आ रही है। तो बहुत सारे डिस्क्रिप्शन उसने किए कि मेरी वाइफ वाइट कार में बैठी थी, रेड कलर का ड्रेस पहनी थी, और सब कुछ जो है आने के बाद, वाइफ के आने के बाद सब कुछ सेम हुआ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आज कॉमन हो गए हैं। उसी प्रकार आउट ऑफ बॉडी केसेस में आजकल जो है बहुत कम समय एनेस्थेशिया देते, लेकिन पहले के समय जब लंबे समय एनेस्थेशिया देते थे तो लोगों को फील होता था कि बॉडी से हम बाहर निकल रहे हैं और मेरी सोल देख रही है कैसे कैसे ऑपरेशन हो रहा है, कैसे कैसे उपचार हो रहा है। और ऐसे प्लेंटी ऑफ केसेस डॉक्टर के सामने आए हैं जिससे आज साइंस भी बिलीव करती है कि बॉडी के अलावा एक चेतना है जो शरीर को कंट्रोल कर रही है। हमारे 2 प्रकार के शरीर हैं, एक जो हड्डी मांस का शरीर जिसको हम कारण शरीर कहते हैं, और एक है सटल बॉडी। आत्मा जब बॉडी से निकल जाती है तो ये सटल बॉडी को लेकर वो ट्रैवल करती है, वो लेकर निकलती है। आत्मा जब दूसरे बॉडी में जाती है तो ये सटल बॉडी के साथ जाती है। आत्मा एक शरीर लेती है, अपनी जिंदगी जीती है, वहां समय पूरा हुआ, उसके कर्म का हिसाब पूरा हुआ, वो जाकर दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है और वहां पाठ शुरू करती है। जैसे ही यहाँ पर उसका टाइम शरीर छोड़ने का रेडी होता है, वहां दूसरा गर्भ उसका रेडी तैयार होता है। इसलिए आत्मा बराबर यहाँ शरीर
छोड़कर पर्टिकुलर गर्भ में जाती है। देखिए, आत्मा के पास कोई एड्रेस नहीं है, कोई पिन कोड नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन बराबर उस शरीर में कैसे पहुंचती है, कैसे उस बॉडी में प्रवेश करती है, क्योंकि वो नेक्स्ट पार्ट है, वो कर्म है, वो गर्भ के वाइब्रेशंस आत्मा को खींचते हैं और बराबर वो नेक्स्ट बर्थ अपना ले लेती है। तो कुदरती तौर पे कितना ये अच्छा चेंज चल रहा है, और ये हमारा है, किसी और का नहीं है, ये हमारा ही है। हम जन्म मरण के चक्र में आते गए हैं, और इस प्रकार से जो है, इसलिए कई बार हम देखते हैं ना कि कुछ लोग हमको बहुत पसंद आते हैं, पता भी नहीं है, अभी तक पहचान भी नहीं है, पर कुछ अच्छा अट्रैक्शन है, और कुछ लोगों से बड़ी नफरत होती है, क्योंकि कुछ फास्ट जन्म का रिलेशन है, कर्म का हिसाब है। हमारे यहाँ एक कर्म फिलॉसफी का भी बहुत ब्यूटीफुल लेसन है, जिसके बारे में हम डीप समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा आत्मा के बारे में ही स्टडी करते हैं। तो ये रीबर्थ लेते लेते आत्मा कमजोर हो गई है। आज जो चीजें अडॉप्ट हो गई है, जो हमारा एक स्पेसिफिक नेचर बन गया है, जो हमारी थिंकिंग बन गई है, इसमें हम किसी को दोष नहीं देते, क्योंकि ये आज जन्म मरण के चक्र में आते आते कमजोर हो गई है। शरीर कमजोर हो जाता है तो कुछ ना कुछ एनर्जाइज करते हैं, आत्मा कमजोर हो गई है तो इसको भी एनर्जाइज करना जरूरी है। और जैसे शरीर को हम केरोसिन पेट्रोल नहीं दे सकते, जैसे आत्मा को भी हम कुछ भी नहीं दे सकते, इसका एक स्पेसिफिक भोजन है, इसका भी एक स्पेसिफिक एनर्जी का साधन है, और वो है गुड वाइब्रेशन, अच्छे थॉट। और ये हमें मिलते हैं स्पिरिचुअलिटी से, एक अपनी स्टडी से, कि हमारे अंदर भी एक बहुत अच्छा संसार है, बहुत अच्छे गुण है, बहुत अच्छी क्वालिटीज है। तो व्हाट नेक्स्ट? तो नेक्स्ट है मेडिटेशन। तो चलिए थोड़ा सा आपको होमवर्क देती हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। हम कुछ बातों से अपने आप को रियलाइज करेंगे, और होमवर्क आपको ये है कि सारे दिन में जो भी रिलेशंस है, जो भी लोगों से मिलते हो, आप उनके पोजीशन को, उनके नाम को, उनके रूप को नहीं देखेंगे, आप उनकी क्वालिटी को देखेंगे। कि मम्मी है, मम्मी इज लविंग, पापा है, पापा इज वेरी काम एंड कूल, पापा इज वेरी इंटेलिजेंट, ब्रदर है, ब्रदर इज अ वेरी गुड डांसर, ब्रदर बहुत क्रिएटिव है, फ्रेंड है तो फ्रेंड। तो हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर आज से लेकर कल तक हम क्वालिटीज देखने की कोशिश करेंगे। जितना हम क्वालिटीज देखते जाएंगे, वो क्वालिटीज हमारे अंदर आती जाएगी, आती जाएगी, और ये एक अच्छी शुरुआत होगी अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा कंफर्टेबली बैठ जाएं, मन को रिलैक्स कर लें, शांत कर लें, अपने आप को देखें, अपना स्वयं का चेहरा देखें। आज तक कई बार मैंने अपना चेहरा देखा है, लेकिन आज इस चेहरे में मैं अपने सेल्फ को देख रही हूँ, एक एनर्जी को देख रही हूँ। भ्रुकुटी के बीच में जिस स्थान पर हम टीका लगाते हैं, एक अद्भुत शक्ति, एक ब्यूटीफुल एनर्जी बैठी है, और वो मैं हूं। मैं एक चैतन्य शक्ति, एक लाइट, एक दिव्य प्रकाश, एक अद्भुत एनर्जी बैठी, एक स्टार हूं। सारे कंट्रोलिंग पावर्स मेरे पास। मैं ही हूं जो देखती हूं, बोलती हूं, सुनती हूं, कर्म करती हूं, विचार करती हूं। बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज है। याद करें अपनी क्वालिटीज को, डीप विद इन, गहराई में जाए, और ये लाइट, ये एनर्जी को टटोल के देखे। अच्छे अच्छे गुण,
अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी विशेषताएं, अच्छे संस्कार दिखाई दे रहे हैं। और ये है मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी वास्तविकता, ये मेरी असली पहचान है कि मैं लाइट हूँ, बहुत हल्की हूँ, मेरा मन भी शांत है, रिलैक्स है। आज मुझे अपनी पहचान मिली, अपने अस्तित्व की पहचान मिली, अपनी वास्तविकता को जाना, अपने आप को एक्सप्लोर किया। अब सारे दिन में जिस किसी को भी देखूंगी, उनकी क्वालिटीज को देखूंगी। मैं एक रिलैक्स सोल, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।